हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है कि मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि इतने लंबे गैप के बाद में मैंने जो है सेकंड बेबी क्यों प्लान किया। और फिर जब मैं सोचने लगी कि मुझे सेकंड बेबी चाहिए तो फिर मेरे साथ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गई और इतना लेट जाकर मुझे कंसीव हुआ। फिर मुझे कंसीव कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशन क्या निकला, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इसके साथ में अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं आज की वीडियो में ही आपके साथ में अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी और मेरा डिलीवरी का जो टाइम था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा, वो सभी चीज़ें हैं ना मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आपको ज़्यादा देखने करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एज ए पॉडकास्ट भी चलाकर साइड में रख सकते हैं, क्योंकि आई होप कि जो भी मेरी एज की मॉम्स होंगी ना 35+ वाली, उनको इस वाले व्लॉग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके से है ना हम जो है इस सिचुएशन में खुद को हैंडल करें और कैसे हम इन प्रॉब्लम से बाहर आएँ। तो चाय कॉफ़ी बनाकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहला सवाल कि मैंने इतने लंबे टाइम के बाद में कंसीव क्यों किया? सेकंड बेबी के बारे में क्यों सोचा? तो जब मेरे देवर-देवरानी की बिटिया हुई थी ना, उसके बाद से मेरे आदी को लगने लगा कि मेरी भी अपनी कोई बहन होनी चाहिए। और इस बात को लेकर वो इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि वो हर वक़्त ही है ना ज़िद करने लगा कि मुझे मेरी बहन चाहिए। और कई बार ना वो रो भी जाता था। हर मंदिर या घर पर या नवरात्रे आ रहे हैं तब हमेशा वो भगवान जी से यही प्रार्थना करता था कि प्लीज़ मुझे बहन दे दो, प्लीज़ मुझे बहन दे दो। इतना ज़्यादा सीरियस जब मेरा बेटा हो गया ना, तब मैंने सोचा कि चलो सेकंड बेबी के बारे में सोच लेते हैं। मेरी एज काफ़ी हो गई थी, मैं 35 जो है लगभग हो गई थी, 35 के आस-पास। तो मुझे ये लगता था कि यार अब इस एज में करूँ या नहीं करूँ? पहले तो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा रहा कि यार अ, होता है ना कि भई इस एज में मेरी बॉडी जो है वो सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो चांस ले लेते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई या कुछ भी हुआ तो फिर तो डॉक्टर्स हैं ही ना सब कुछ हैंडल करने के लिए। तो फिर जो है ना 2022 में जब लास्ट चल रहा था ना 2022 का, वो त उस टाइम से है ना हम लोगों ने जो है बेबी के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया। बट हुआ क्या कि 2022 भी निकल गया और 2023 भी निकल गया। मतलब 2022 का तो एंड चल ही रहा था और 2023 भी पूरा निकल गया था और 2024 जो है वो लगभग आधा निकल चुका था। उसके मतलब उस टाइम तक जो है ना मुझे नेचुरली कंसीव नहीं हुआ। तो मैं समझ गई थी, क्योंकि 35+ के बाद में जो हमारी फर्टिलिटी रेट होती है ना वो बहुत डाउन होने लगती है। तो मुझे लगा कि मे बी शायद अब जो है ना मेरी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने है ना डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने कहा चलो एक बार ना डॉक्टर से पूछ कर तसल्ली कर लेते हैं, क्या पता भाई डॉक्टर साहब कुछ चमत्कार ही कर दें। ऐसा सोचकर हम एक फ़ीमेल डॉक्टर के पास में गए और उन्होंने जब मेरी सोनोग्राफ़ी वग़ैरह करवाई तो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ गईं। मतलब मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम थी। अ, आजकल एक बीमारी बहुत चल रही है, पीसीओएस और पीसीओडी। तो उन दोनों में से ही कोई एक बीमारी थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरी ओवरी का जो माउथ है ना उसके ऊपर एक छोटी-सी सिस्ट हो गई है। उसका एक ट्रीटमेंट चला, मतलब मेरा ट्रीटमेंट 3 महीने चला। 3 महीने मैं घड़ी से दवाई खाती थी। मतलब वो उन दवाइयों का टाइम ना बहुत ज़्यादा फ़िक्स था कि आपको ना, मतलब उन्होंने ये कह दिया था कि या तो ये दवाइयों से हट जाएगी या फिर आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा इसे। और ऑपरेशन के नाम से तो भैया मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने जो है इस डर की वजह से है ना हर टाइम मतलब मोबाइल में अलार्म सेट किए हुए थे कि ये दवाई मुझे इतने बजे लेनी है, ये दवाई मुझे इतने बजे लेनी है। 3 महीने तक मैंने एक भी मेडिसिन, एक भी दिन बिना स्किप किए ली है, जैसा-जैसा डॉक्टर ने मुझे बताया। 3 महीने बाद जब दोबारा से मेरी सोनोग्राफ़ी हुई तो जो है उस सोनोग्राफ़ी से मुझे पता चला कि मेरी सिस्ट मेल्ट नहीं हुई है इंच भर भी, इतनी सी भी जो है ना डाउन नहीं हुई है। जितना साइज़ पहले आया था सोनोग्राफ़ी में उतना ही साइज़ दोबारा आया। अब मेरे अंदर ना और ज़्यादा डर पैदा हो गया। मैंने कहा यार इसका मतलब अब मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। फिर हमने डॉक्टर से बात की
तो अब वही है ना, देखो जब एज हो गई है और बेबी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। देखो एज हो गई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज़ का कोई सर पैर नहीं है, मैं आपको बताऊँ। सेलिब्रिटीज़ तो 40-45 में भी कर लेते हैं बेबीज़ को प्लान जो है ना, क्योंकि उनके पास में उस टाइप का देखो पैसा है कि वो खर्च कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी महंगी महंगी टेक्निक्स का यूज़ करके वो पेरेंट बन सकते हैं। बट वी आर इन मिडिल फैमिली, और मिडिल फैमिली में जो है सब कुछ नेचुरली ही ट्राई किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि खर्च कर देंगे। तो इसी वजह से है ना, मतलब इसलिए मेरे लिए एज बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। फिर डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो अभी इसी टाइम पे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आपका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, लगभग 6 से 7 महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि मेरी जो सिस्ट है ना वो मेल्ट हो जाएगी या नहीं, हो सकता है कि ऑपरेट भी करना पड़े। इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये था कि मुझे 1 साल और वेट करना पड़ता, और मैं एक भी दिन है ना अब जो है वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप एक बार ना आप नेचुरली 2 से 3 महीने ट्राई करो। अगर हो जाता है कंसीव तो इट्स ओके, बट अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको ना जो है बेबी कंसीव करने की दवाई दूंगी, और उससे आप बेबी कंसीव कर लोगे। उसके बाद में हम सिस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। फिर हमने जो है ना मतलब जब मेरे हस्बैंड जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं ना, तो उनकी कंपनी के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक, जो कि इस चीज़ के लिए काम करते हैं, यूट्रस को ना हेल्दी बनाने का काम करते हैं, सिस्ट वगैरह पे भी वो काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तुमने डॉक्टर की सलाह तो ले ली, डॉक्टर की दवाइयाँ भी खा ली, अब जितने नियम से तुमने डॉक्टर की दवाइयाँ खाएंगे ना, उतने ही नियम से एक बार तुम ये वाली दवाइयाँ खा कर देखो, और फिर देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा जब इतना जो है किया है, इतने 3 महीने इतना जो है दवाइयाँ खाई हैं, तो आयुर्वेद जो दवाइयाँ होती हैं ना आयुर्वेदिक, वो तो नुकसान भी नहीं करती हैं। तो फिर मेरी दवाइयाँ शुरू हुई वो वाली, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दी। अब वो दवाइयाँ जो है ना मैंने लेनी स्टार्ट करी सितंबर में। तो आप देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इतना टाइम निकला था। मतलब 5 मंथ जो है ना मेरे इसके निकल गए थे, और उसके बाद में आ गया 2025। हम नेचुरली ट्राई कर रहे थे, बट वही है, हर महीने जो है ना जब भी मैं चेक करती थी तो रिज़ल्ट जो है ना वो नेगेटिव ही आता था। फिर आई जी फरवरी 2025, और फरवरी 2025 में जब मेरा जो है पीरियड्स का टाइम ओवर हुआ ना, उस टाइम पे मैंने चेक किया, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने अगले ही दिन चेक कर लिया। डेट ओवर होते ही मैंने अगले दिन चेक किया। उसके बारे में भी मैंने पूरी वीडियो है ना अपने चैनल पे डाल रखी है कि किस तरीके से मतलब कौन कौन सी डेट पे मैंने चेक किया था। तो मेरी 2 तारीख की डेट थी, मैंने 3 तारीख को ही चेक किया, और 3 तारीख को जब मैंने अपना चेक किया ना, तो उसमें एक हल्की सी पिंक लाइन मुझे दिखाई दी। वो पिंक लाइन देखने के बाद में ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। बट मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि एक ऐसी ही हल्की पिंक लाइन ना एक बार पहले भी जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उस टाइम पे भी मुझे दिखाई दी थी, बट वो सक्सेस नहीं हुआ था। मतलब हो सकता है कि भाई किसी वजह से वो आ गई हो, कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने चलो कान्हा जी का नाम लेके मैंने कहा देखते हैं। अभी तो मैं बस दिन रात कान्हा जी से यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस बार जो है ना चमत्कार कर दीजिएगा। और 3 तारीख के बाद में फिर मैंने अपना अगला जो टेस्ट किया, मैंने 5 तारीख को किया। इतनी बेसब्र थी ना मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो 5 तारीख को जब मैंने अपना टेस्ट किया, तो 5 को किया था या 9 को किया था, देखो मेरे को श्योर नहीं है, 3 डेट थी। तो जब मैंने वापस से चेक किया ना, तो वो लाइन थोड़ी सी और डार्क हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा यार ये तो मतलब दिन पे दिन चढ़ रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। फिर उसके बाद में जो है आई 9 तारीख थी या 11 तारीख थी, जब मेरे 7 या 8 दिन कंप्लीट हो गए थे, या शायद 10 दिन कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में जब मैंने टेस्ट किया ना, तो मेरी वो दोनों लाइन जो आती है ना प्रेगनेंसी किट पे, वो बिल्कुल इक्वली डार्क हो चुकी थी। और
वो दिन मेरी ज़िंदगी का ना मतलब ज़िंदगी का तो क्या ही बोलूँगी, लेकिन हाँ, जिस चीज़ के लिए कोशिश करी, क्योंकि ज़िंदगी तो देखो आदि के टाइम पे भी जब मुझे पता चला था ना, तो भी वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं मेरी बिटिया रानी की, तो यहाँ पर ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं रोने लग गई थी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया और मैं इतना रोई ना उनको बताने के बाद में, मैंने कहा यार फाइनली भगवान जी ने सुन ली। तो जी, जब भगवान जी ने हमारी सुन ली और मुझे कन्फ़र्म हो गया, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर के पास में गई तो मैं फिर उन डॉक्टर के पास में, पहले मैं उनके पास में गई, लेकिन उन्होंने ना इतने सारे टेस्ट करवा लिए मेरे पहली बार में ही, बहुत सारे टेस्ट, है ना? और उसके बाद में भी उन्होंने इतने सारे लंबे टेस्ट की लिस्ट बना के दे दी कि ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा। मेरी तो घबराहट के मारी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार इतने सारे टेस्ट, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर मैं उन्हीं डॉक्टर साहब के पास में गई, जहाँ पर मेरे आदि के टाइम पे मैं गई थी। डॉक्टर शर्मा हैं हमारे यहाँ पर, उनके यहाँ पे गई और उन्होंने कोई कोई टेस्ट नहीं करवाया फर्स्ट विज़िट में। उन्होंने सिर्फ़ कन्फर्मेशन लिया, मैंने उनको किट दिखा दी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, बिल्कुल कन्फर्म है आपका और बस अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं, बहुत ज़्यादा गोलियाँ नहीं। उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। एवरी 15 डेज़ पे वो विज़िट रखते थे कि 15 दिन बाद आपको आना है, 15 दिन की दवाइयाँ ही वो दिया करते थे। तो हम जो है अपना डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में फिर हम जो जब रिटर्न हो रहे थे ना, तो मैंने एक छोटी-सी ड्रेस खरीदी, एक छोटा-सा खिलौना खरीदा। उसके बाद में मैं घर आई और घर आके मैंने जो है आदि को और मम्मी को फिर बताया। उस चीज़ की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाएँगे ना, पिछले साल की ही वीडियोज़ में जाना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से मैंने अपने फैमिली वालों को बताया था। उसकी भी पूरी वीडियो मैंने उसके ऊपर डाल रखी है। मैं उस टाइम रिकॉर्ड सब कर रही थी, लेकिन जब मैंने वीडियोज़ ना छठे या 7वें महीने के बाद में जो है रिवील किया था सोशल मीडिया पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं घर आई, घर आने के बाद में मैंने बता दिया मम्मी को, आदि को, और मेरा आदि तो आँसुओं से रोने लगा, मम्मी भी रोने लग गईं। क्योंकि होता है ना कि एक एक ऐसी मुराद जिसे हम इतने लंबे टाइम से माँग रहे हैं, वो इतने लंबे टाइम के बाद में पूरी हो जाए। तो और आदि तो मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि मम्मा मैं कैसे वेट करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से जो है हमारी प्रेगनेंसी हमने घरवालों को बताई और उसके बाद में शुरू हो गई मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। ये कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे प्रेग्नेंट होने से पहले, जो कि एक एज फैक्टर के कारण शायद मेरी बॉडी में आ गए थे, या फिर हो सकता है कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन जो था मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब इसके बाद में क्या हुआ जी, मेरी जो है पता हमें 1 महीने बाद में चलता है। तो जब सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद में सेकंड मंथ हुआ, थर्ड मंथ हुआ, उसके बाद में जो भी टीके वग़ैरह लगते हैं वो सभी लगने लगे और मेरा इलाज एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा था। अब जो है मेरी प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रही। मतलब आदि के टाइम पे क्या हुआ कि मुझे केवल 3 महीने तक प्रॉब्लम हुई थी। जो है वॉमिटिंग होना और जो डिज़ीनेस होती है वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आदि के टाइम पे 3 महीने तक रहीं। लेकिन मेरी बिटिया के टाइम पे वो चीज़ें मुझे 5th मंथ के लास्ट तक भी रहीं और मैं डॉक्टर साहब को बोलती थी कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चीज़ें बंद ही नहीं हो रही हैं, ना मेरी वॉमिटिंग बंद हो रही है, ना ही जो है ना मतलब मेरे जो मेरे को चक्कर आते हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है। मतलब मेरी कंडीशन लिटरली ये हो गई थी कि मैं हम 4 लोगों का खाना भी बना नहीं पाती थी। मेरी बहुत ज़्यादा मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं आधे से ज़्यादा टाइम ना हल्के खाने में निकालने लग गई थी। लेकिन घरवाले भी प्रेशराइज़ नहीं करते थे, ठीक है भई जो है जैसा है कर लो। मम्मी कर नहीं सकते थे और हस्बैंड जी भी कितना ही करते। तो चल रहा था इस तरीके से जो भी मेरा टाइम था, पर डॉक्टर साहब यही कहते थे कि कोई बात नहीं, कभी-कभी होता है, परेशानी हो जाती है। इसी बीच में फिर मेरा एक टेस्ट हुआ, जो कि मतलब मैं बता रही हूँ ना, हर चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी इस प्रेगनेंसी में, भले ही मैं दूसरी बार माँ बन रही थी। फिर डॉक्टर साहब ने एक टेस्ट करवाया, जो कि फिर मैंने पूछा कि ये टेस्ट किस लिए होता है, तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट इसलिए होता है कि बच्चा जो है ना इतनी इस एज में जाकर अगर आप कंसीव करते हैं तो बच्चे के मेंटल होने की चांसेस होते हैं, तो बस ये उसी का टेस्ट है। जब वो टेस्ट हुआ है और जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई है, तब तक मैं एक मेजर टेंशन में रही कि भगवान जी, रिज़ल्ट एकदम नेगेटिव आना चाहिए इस चीज़ का कि मेरे अंदर जो भी जान पल रही है ना, वो बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, उसमें कोई इश्यूज़ ना हो। और कान्हा जी ने ऐसी कृपा करी कि कोई इशू नहीं आया, मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई।
इस तरीके से मेरा टाइम निकला। 5वें महीने के बाद में जब मेरे को 6 मंथ स्टार्ट हुआ ना, तब से फिर जो है ना सब कुछ नॉर्मल होने लग गया। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं होती थी, मेरे को चक्कर नहीं आते थे। हाँ, लेकिन एक नया इश्यू मेरे सामने क्रिएट हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा हँस नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। कान्हा जी की आरती तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी गा नहीं पाती थी, मैं किसी से ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती थी। ये सब अगर मैं करती थी तो मुझे वॉमिटिंग आने लग जाती थी थोड़ी ही देर में, विदिन 5 मिनट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें वातें नहीं करती थी, मैं बातें करना कम कर दिया था उस टाइम पे। और अगर मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर बातें कर लेती थी ना, तो फिर मेरी हालत हो जाती थी ख़राब। तो इस तरीके से जी मेरी जो प्रेगनेंसी है वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंची। और हमें डॉक्टर जी ने जो डेट दी थी ना मेरे डिलीवरी की, वो उन्होंने मुझे डेट दी थी 9 नवंबर। 9 नवंबर 2025। तो हम लोग बस इंतज़ार ही कर रहे थे। नवंबर आ गया। मेरी जो 9 मंथ जो हैं वो 2 नवंबर को कंप्लीट हो गए थे। उससे ऊपर डॉक्टर्स देते हैं ना, 7 दिन का टाइम देते हैं। तो 9 तारीख को 7 दिन कंप्लीट होने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर नेचुरली पेन आ जाए तो इट्स ओके, बट अगर नहीं आता है तो फिर आपने 9 तारीख को एडमिट हो जाना है, हम ऑपरेट कर देंगे और जो है बेबी को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बच्चे को भी ज़्यादा दिनों तक ना हम अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हुआ क्या कि 4 नवंबर को रात को 12 बजने वाले थे। मैं अपनी वीडियो का कुछ काम कर रही थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी, और अचानक से मेरी बिटिया ने जो है ना पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, और उसी प्रेशर के साथ में मेरा वाटर ब्रेक हो गया। इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे लिए इतना ज़्यादा अजीब हो गया, मुझे लिटरली ये लगा कि ये क्या हुआ। मतलब होते हैं ना वाटर ब्रेक, बट मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि, और मेरी घबराहट हो गई। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई कि यार, और समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे, मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैंने कहा यार इधर आओ, देखो ये क्या हुआ। वो भी थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे रहे थे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। फिर मैंने उसे एडजस्ट किया, जो भी प्रोटेक्शन में उस टाइम पे कर सकती थी वो मैंने की। और करने के बाद में बैग तो मैंने अपना जो है ना 9 मंथ लगते ही पैक कर लिया था। बैग मेरा पैक था, बैग मैंने उठाया, और मैंने दोनों के हिसाब से बैग पैक किया था, नॉर्मल डिलीवरी और जो है ना सिजेरियन, कि भाई कितने दिन रुकना पड़ जाए उस हिसाब से मेरा बैग पैक था। इसके बाद में हम जैसे ही मतलब घड़ी में 12 बजे मेरा वाटर ब्रेक हुआ, और उसके बाद में हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। मम्मी जो है वो आदि के साथ में थी, आदि सो चुका था उस टाइम पे। और इन्होंने कह दिया था कि मैं सुबह जो है ना आकर आप लोगों को ले जाऊंगा, अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ, रात में भाई कहाँ ही रुकोगे आप लोग। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पर जो सिस्टर थी, और भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी कृपा रही है ना मेरे ऊपर कान्हा जी की। अक्सर मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स में सिस्टर चिढ़ जाया करती हैं नाइट के टाइम पे, कि उनकी नींद ख़राब कर दी, ये कर दी। बट वहाँ की एक एक सिस्टर, मतलब नाइट शिफ्ट वाली और जो सुबह आई, वो सब इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। सब ने मतलब इस तरीके से ट्रीट किया कि हाँ यार, मतलब मैं तकलीफ़ में हूँ, तो वो अंडरस्टैंड कर पा रही थी मेरी तकलीफ़ को। तो जब रात को मैं वहाँ पर एडमिट हुई, तो मैंने ही सिस्टर को उठाया, मैंने कहा सिस्टर इमरजेंसी है। तो एकदम से उठ के खड़ी हो गई, बोले क्या हो गया। मैंने कहा भाई मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा आप चल के बेड पे लेटो और मैं अभी आती हूँ। वो आई, फिर उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए। मैंने पूछा कि ये वाटर ये मैंने कि ये किस लिए हैं, दर्द वगैरह के लिए? कि बोले कि नहीं नहीं, अभी तो ये इसलिए है कि आपका जो है ना ये जो वाटर ब्रेक हुआ है ये थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाए, सुबह तक के लिए। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो फिर हम देख लेंगे। अब मैं, डॉक्टर साहब रात में इसलिए नहीं आए, वैसे तो देखो नर्सेज हैंडल कर लेती हैं, नहीं हैंडल होता तो डॉक्टर साहब को बुलाना ही पड़ता, इमरजेंसी भी आती कई बार तो डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वो काफ़ी एज्ड हैं, है ना, तो इसलिए पहले नर्सेज ने हैंडल किया। सुबह जब 6 बजे डॉक्टर साहब आए तो मुझे लेबर रूम में भेज दिया गया। मैं लेबर रूम में गई, और उसके बाद में शुरू हुआ मेरे अंदर आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट करने का प्रोसेस। वो उस प्रोसेस में कोई पेन नहीं होता है, उसमें सिर्फ इंजेक्शन्स लगते हैं। तो मुझे इंजेक्शन्स लग रहे थे, और एक्सपेक्टेड मेरी डिलीवरी का जो टाइम है वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 11 बजे तक ना मे बी शायद इनकी डिलीवरी हो जाएगी। बट ये देखिए कि आप 6 से और 11 बजे तक 1-2 घंटे बाद ही, मतलब हर 1 घंटे पे मेरे अंदर 2 इंजेक्शन डाले जा रहे थे दर्द बढ़ाने के लिए। मेरा दर्द बढ़ भी रहा था, और बढ़ते बढ़ते मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि 11 बजे का टाइम पहुँचते पहुँचते ना मेरी हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब।
मतलब होता है ना भाई, एक तो नेचुरल पेन आता है वो अपनी टेंडेंसी के साथ में आता है, और इस पेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई थी। बट फिर भी देखो माँ है, बोलते हैं ना, माँ को तो बनाया ही भगवान ने ऐसा है, ये दर्द दिया है तो इसे झेलने की ताकत भी उन्होंने माँ को ही दी है। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे जो नर्सेस थी वो बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रही थी, बार बार कह रही थी चाय ले लो, कुछ ये पानी पी लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये सब करते करते जी 11 बजे का टाइम हुआ। 11, मेरे साथ में एक और लेडी आ गई थी, मेरे बाद में आई थी, लेकिन 11 बजे उनको बिटिया हो गई, उनको भी बिटिया की नीड थी, उनको बिटिया हो गई, और वो डिस्चार्ज होके मतलब बाहर रूम में जो है ना चली गई थी। लेकिन मेरी जो है ना डॉक्टर साहब भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मेरे को पेन इतना आ रहा है, इतना पेन आ रहा है, लेकिन मेरा बेबी बाहर आने को तैयार नहीं है। इतनी ज़्यादा कंडीशंस हो गई, उन्होंने हर तरीके का टेस्ट कर लिया, कौन से टेस्ट होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उस वो पेन, ऊपर से वो टेस्ट वाला पेन, मेरी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। और डॉक्टर साहब ने लास्ट में कह दिया कि अगर 10 मिनट में बेबी नहीं हुआ तो इसे ऑपरेट ही करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जब सुबह से इतना दर्द मैं झेल रही हूँ और अभी इस टाइम पे मुझे एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है, तो अब मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊँ? मेरे को तो नहीं पता, आप मेरी नेचुरल डिलीवरी ही कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब नेचुरल डिलीवरी करवानी है तो सपोर्ट करो। मैंने कहा कर तो रही हूँ यार, कितना करूँ? मेरी हालत हो गई ऐसी कि मुझसे प्रेशर नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि एकदम फुल स्पीड में प्रेशर लगाओ, एक ही बार लगाना है, सोच लो अगर ऑपरेशन नहीं करवाना है तो। फिर मैंने, मेरी मतलब मेरे अंदर जितनी ताकत थी ना, मैंने वो पूरी ताकत जो है अपने प्रेशर को बढ़ाने में लगा दी। और अचानक से मेरे कानों में आवाज़ पड़ी डॉक्टर साहब की कि अब बेबी दिखने लगा है, जल्दी करो, है ना? इतना करते ही बेबी मेरी, विद इन फ्यू सेकंड्स वो बेबी डॉक्टर के हाथ में आ गई। और डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरी बिटिया के गले में जो प्लेसेंटा होती है ना, गर्भनाल जो होती है, वो 2 अंटे फंसी हुई थी। और मेरी बिटिया का मतलब दम जो है ना वो बहुत ज़्यादा घुटा हुआ था। और फाइनली जो है मेरी बिटिया बाहर आ गई। और पता है आने के बाद वो रोई नहीं। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा ये रोई क्यों नहीं है? मतलब होता है ना एक माइंडसेट कि भाई इतना लंबा टाइम हो गया नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो डॉक्टर साहब ने बोला कुछ नहीं, अभी रुला देंगे, रुक जाओ। फिर उन्होंने उसे नहलाया धुलाया, जो भी उसकी साफ़ सफाई करी, और उसके बाद में ना मेरी बिटिया रोई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। इस तरीके से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरी आदि के टाइम किसी को पता भी नहीं चला कि मेरी डिलीवरी हो रही है। लेकिन मेरी बिटिया के टाइम पूरा हॉस्पिटल लास्ट में मेरी चीखों से ना गूंज गया था कि भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको। हर एक इंसान जो मेरी डिलीवरी उस टाइम पे खड़ा था ना, वो सब लोग बहुत खुश हुए कि फाइनली मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो गई, क्योंकि मैंने बहुत दर्द सहा था। तो इस तरीके से जी मेरी बिटिया रानी इस दुनिया में आई और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या सीखा अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी से। आई होप आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।